डी ब्रोगली इक्वेशन या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली इक्वेशन या डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली ने हमसे कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दो तरीके का बिहेवियर शो करेगा, ड्यूअल नेचर शो करेगा, पार्टिकल एज वेल एज वेव। पार्टिकल एज वेल एज वेव मतलब electron can behave like both particle as well as wave। पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और वेव नेचर को जस्टिफाई करेगा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। तो मैंने आपसे कहा कि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डी ब्रोगली इक्वेशन। और डी ब्रोगली इक्वेशन हमें बताता है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने हमसे कहा इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव लाइक बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव। पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई कौन कर रहा है? पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वेव नेचर को जस्टिफाई कर रहा है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। जिनमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग इस चैप्टर के अंत में पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन आप वेव ऑप्टिक्स फिजिक्स में पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। हाँ, लास्ट क्लास में हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समाप्त किया था और मैंने उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस भी कराए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए भी थे और मुझे लगता है कि आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और उनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आपसे बन भी गए होंगे। और जो क्वेश्चंस नहीं बने हैं वो प्लीज आप मुझे भेजिएगा, मैं उन्हें आपको सॉल्व कर दूंगा। अब कैसे पता लगेगा कि भैया आइंस्टीन इक्वेशन क्या है? आइंस्टीन इक्वेशन क्या है? आइंस्टीन इक्वेशन है
आइंस्टीन इक्वेशन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और ये हमें बताता है पार्टिकल नेचर। ये क्या बताता है? पार्टिकल नेचर। और प्लैंक्स इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। ये हमें बताता है वेव नेचर, ये हमें बताता है वेव नेचर। अब जब इलेक्ट्रॉन दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब पार्टिकल एज वेल एज वेव, तो दोनों ही केसेस में उसकी एनर्जी क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। जब हमने एनर्जी इक्वेट की, तो हमारे पास आया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो किसके इक्वल है? E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। किसके इक्वल है? एच सी बाय लेमडा। C से ये स्क्वायर कैंसिल हुआ और मेरे पास आया लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम। इसी को मैं लिख सकता हूं h अपॉन एम v इज द वेलोसिटी, या इसी को मैं लिख सकता हूं h अपॉन p। So this is the de Broglie equation, and this wavelength is known as de Broglie wavelength. This wavelength is known as de Broglie wavelength. मेरा प्रश्न है आप सभी से, क्या आप सभी को मेरी आवाज साफ साफ आ रही है? क्या आप सभी को मेरी आवाज साफ साफ आ रही है? ठीक है, ठीक है। और बेटे, मैंने एक बात आप सबसे कही है, रोज कहता हूं, हमेशा कहता रहूंगा कि लेक्चर जो आज होगा उसके नोट्स आप तक पहुंच रहे हैं ना बेटा। जब से बोहर एटॉमिक मॉडल शुरू किया है, आप बार बार अगर उसी तरह के प्रश्न करेंगे तो आप अपना और मेरा और पूरी कक्षा का समय खराब कर रहे हैं, है ना। मैंने आपको उस दिन भी बहुत अच्छे से कहा था, मोबाइल, टैबलेट्स, कंप्यूटर अपने से दूर रखिए। आप सिर्फ जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। आप देखेंगे कि आपके डाउट्स डेफिनेटली 80% रिड्यूस हो जाएंगे। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज बिहेव लाइक अ स्टूडेंट ना। आप विद्यार्थी हैं, आप उसकी तरह बिहेव करें, चीजों को समझने के लिए लालयित रहें। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए समझने की। आपके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए मैं मैसेज कर कर चीजें पूछूंगा। अरे भाई, आपके पास टीचर का नंबर है, आप उसे फोन लगाओ, उससे बात करो। अभी जो 1 घंटा 20 मिनट हमें मिला है उसका प्लीज सदुपयोग करो, अन्यथा आप अपना ही नुकसान करो। तो मैं अब ये बात आपसे बार बार नहीं कहूंगा, मैंने ये बात आपसे आखिरी बार कही है। रेस्ट इज अप टू यू। टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, किस तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये मैं डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ाने के बाद जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा उसके बाद आपको इस पर लेक्चर दूंगा। तो मुझसे बार बार उस तरह के क्वेश्चंस भी ना किए जाएं, और एल्स मुझे चैट देखना बंद करना पड़ेगा। तो जो काम की बात होंगी वो भी स्किप हो जाएंगी बेटे, है ना। तो इट इज रिक्वेस्टेड कि मुझे बार बार फिजूल के क्वेश्चंस ना पूछें कि इसके पीडीएफ मिलेगी क्या। हाँ मिलेगी, बोल दिया। अब दोबारा अगर प्रश्न आएगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा। टेस्ट कल हो गया, अच्छा हुआ, एवरेज हुआ, खराब हुआ, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। उसके लिए क्लास के बाद आप मुझसे बात करेंगे। क्लास के दौरान मुझसे इस तरह की कोई भी बात नहीं करें। थैंक यू सो मच। तो मेरे पास फाइनली जो इक्वेशन आई वो आई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम डॉट सी, या
लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम। अब आप बोलोगे एम डॉट सी है तो आपने एम डॉट वी क्यों लिखा, एम डॉट वी क्यों लिखा? तो मैं बोलूंगा कि बेटे जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको दिए गए हैं तो उनकी वेलोसिटी आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट ही कंसीडर करनी। लेकिन कोई स्मॉल सब्सटेंस है, मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली वो उसकी वेलोसिटी आपको देगा, वो उसकी वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में देगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। देखें तो मेरे पास फाइनली क्या आया, मेरे पास आया लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम डॉट सी या एच अपॉन एम डॉट वी या एच अपॉन पी। ये जो लेमडा है दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। m is the mass of body, but remember one thing, it must be in kilograms. मास ऑफ बॉडी किस में होना चाहिए, किलोग्राम्स में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ग्राम में दे रखा है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम, इस बात को ध्यान में रखना है। c is the velocity of light जो हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करना है। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, प्रोटॉन्स के लिए, न्यूट्रिनो के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करेंगे। v है यहां पर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, ये वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। P इज इक्वल टू mv, और mv क्या होता है, मोमेंटम। mv क्या होता है, मोमेंटम। तो यहां मैंने जो फॉर्मूले में जितनी भी चीजें थी, लेमडा क्या है, m क्या है, c क्या है, v क्या है और p क्या है, मैंने आपको बताया। h हम सभी जानते हैं, h हम सभी जानते हैं क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। h हम सभी जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहां से मैंने देखा कि लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आल्सो, लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आल्सो। यस, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। इस तरह के क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं। आज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मास और वेवलेंथ का रिलेशन आपसे पूछेंगे। अब ये तो मेरे पास एक्चुअल डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गया। क्या होगा, क्या होगा कि अगर अगर किसी बॉडी का मास m है और वो काइनेटिक एनर्जी ke के साथ मूव कर रहा है, किसी बॉडी का मास m है और वो काइनेटिक एनर्जी ke के साथ मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो हाउ कैन वी कैलकुलेट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ? तो यहां अब हमारे पास दो केसेस आएंगे, उन केसेस को हमें ध्यान से समझना होगा, उन केसेस को हमें ध्यान से समझना होगा। देखिए
particle having mass m accelerate with kinetic energy ke then हम सभी जानते हैं that kinetic energy is equal to 1/2 mv square. Kinetic energy is equal to 1/2 mv square. क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या? Twice of kinetic energy is equal to mv square. मुझे लगता है सेकंड स्टेप में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या? मैंने LHS और RHS दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर दिया. तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर. तो मेरे पास आया mv इज इक्वल टू रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी. ये मेरे पास वैल्यू है किसकी? मोमेंटम की. हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी होता है. एम वी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? h अपॉन रूट ओवर 2m काइनेटिक. तो ये मेरे पास फिर से डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ गई, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में आ गई? काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में. डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके रेस्पेक्ट में आ गई? काइनेटिक एनर्जी के रेस्पेक्ट में आ गई. तो मेरे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला ये भी है. डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला ये भी है. एक बार ध्यान से देख लें. इनमें से कोई भी स्टेप आपको लगता है कि कंफ्यूजिंग है तो मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं. हालांकि मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगा. एक बार देख लें ध्यान से. स्टेप नंबर 1 है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. स्टेप नंबर 2 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया काइनेटिक एनर्जी में, तो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर. अब LHS और RHS दोनों तरफ मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू m इज इक्वल टू m इनटू mv स्क्वायर. तो दिस इज द थर्ड स्टेप. मुझसे पूछा गया है कि m से मल्टीप्लाई क्यों किया है. अगर मैं वैसे कहूं तो कहूंगा भैया मेरा मन था, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बात देखें कि हमें mv की वैल्यू को रिप्लेस करना है, तो mv की वैल्यू को रिप्लेस ऐसे ही कर सकते हैं. m से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा दोनों तरफ, और क्या हो जाएगा? हमें mv की वैल्यू मिल जाएगी. सो दिस इज द केस 1. अब हम आ गए केस नंबर 2 पर. लास्ट स्टेप था mv का वैल्यू रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी रख दिया है बड़े भैया. h अपॉन mv इज इक्वल टू h अपॉन द वैल्यू ऑफ mv रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी.
Step number 2, if a charged particle having charge q is moving from rest with potential difference of v volt. ये जो केस है बेटा, ये फिजिक्स का केस है। यहां पर आपको याद रखना है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस v से मूव कर रहा है तो इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होती है Q इंटू V, यानी कि चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। यू मस्ट लर्न दिस, हिंदी में भी लिख दिया है, कृपया याद रखें, कृपया याद रखें। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई मेरे पास? क्यू वी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी आ गई किसके बराबर? क्यू वी के बराबर। तो मेरे पास क्या था? मेरे पास था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी, जिसे मैं लिख सकता हूं h अपॉन रूट ओवर 2m क्यू। केवल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू Q इंटू वी, Q इंटू वी मैंने पुट कर दी। अब Q क्या है? चार्ज है, किसमें है? कूलम में है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, V वोल्ट। तो देखिए मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया फाइनली lambda is equal to h upon m dot c, या h upon m dot v, या h upon root over 2m काइनेटिक एनर्जी, या h upon root over 2m q। अब Q जो है वो है चार्ज, V जो है वो है पोटेंशियल इन वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां से दो छोटे छोटे से फॉर्मूले, अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है, जिसका चार्ज आपको पता है E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, किसी स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस V से, किसी स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस V से, तो आप डायरेक्टली उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाल सकते हो। लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 अपॉन रूट ओवर वी। यूनिट सीधे सीधे क्या आएगी? एंगस्ट्रॉम में आएगी। यूनिट सीधे सीधे किस में आएगी? एंगस्ट्रॉम में आएगी।
और अगर इलेक्ट्रॉन की जगह वही चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन की जगह अगर वही चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, तो सीधे सीधे लैम्डा आएगा 0.101 अपॉन रूट ओवर वी एंगस्ट्रॉम में। कहां से आई ये वैल्यू? यहां से आई बेटे, मैंने आपको अभी ये फॉर्मूला लिखवाया। H आपको पता है कांस्टेंट है, आपको पता है चार्ज कांस्टेंट है, आपको पता है मास कांस्टेंट है। तो अब जब ये वैल्यूज आप इन पार्टिकल्स के लिए रखेंगे तो आपको सीधे सीधे क्या मिलेगा? आपको सीधे सीधे ये वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे हमने रेडियस के फॉर्मूले में, वेलोसिटी के फॉर्मूले में, एनर्जी के फॉर्मूले में क्या लिखा था? सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू लिखी थी। वैसे यहां पर हम सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू लिखेंगे तो हमें ये वैल्यू, बेटे अगर मैं स्मॉल वी लिखता हूं, अगर मैं स्मॉल वी लिखता हूं तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर मैं कैपिटल वी लिखता हूं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल v इज वेलोसिटी, कैपिटल V इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये मैंने सारे फॉर्मूले आपके साथ यहां लिख दिए जिन पर बेस्ड डी ब्रॉगली के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। यहीं पर मैं आगे अब क्या लिखने जा रहा हूं, देखिए। lambda is inversely proportional to m, lambda is inversely proportional to root over v। मतलब lambda 1 upon lambda 2 is equal to m2 upon m1 is equal to root over v2 upon v1। यहां पर v है पोटेंशियल डिफरेंस हमारे उस बालक के लिए जिसे v में कंफ्यूजन हो रहा है, जिसे v में कंफ्यूजन हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस से। इसे याद रखेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं number of waves produced by electron in an orbit or shell is equal to n। यहां n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। सरल सीधे शब्दों में मुझे कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जिस शेल में होगा उस शेल के बराबर ही नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस करेगा, उसके बराबर ही नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस करेगा। सपोज इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 4 में, इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 4 में, तो शेल नंबर 4 में वो एक 2 3 और
तो शेल नंबर 4 में वो 4 वेव प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमें पता है कि वेव हमेशा क्या होंगी, इंटीजर मल्टीपल होंगी, कॉन्टिन्यूस होंगी। तो जिस शेल में वो मूव कर रहा है उसी शेल नंबर के बराबर वो नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस करेगा। ये मैंने यहां पर बात की है, शेल नंबर 4 में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वो इस प्रकार से 4 वेव प्रोड्यूस करेगा। क्या बोल सकते हैं इससे हम बोल सकते हैं, हमें पता है बड़े ध्यान से देखिएगा, mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्या था ये, mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, हमने कहां पढ़ा था। क्यारा आप पूछ रहे हैं वाई दिस टाइप ऑफ वेव, बेटा वेव किस प्रकार की होती है मुझे बताइए। वेव ट्र और क्रस्ट दोनों बनाती है ना, तो ऐसे ही बनेगी ना बेटा सर्किल में वेव। स्ट्रेट वेव होती है कि कोई, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई हमने पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। चलिए यहां से मेरे पास क्या आया, यहां से मेरे पास आया 2 पाई r। ये देखिए इस 2 पाई को मैं इधर ले गया, 2 पाई को इधर ले गया और mv को नीचे ले आया। ये इंटरचेंज किया है मैंने, सिर्फ mv की जगह पर 2 पाई और 2 पाई की जगह पर mv। मुझे नहीं लगता कि किसी को यहां पर कोई समस्या होगी। तो देखिए जरा, h अपॉन mv क्या था, h अपॉन mv था लेमडा। तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 2 पाई r इज इक्वल टू n लेमडा, क्योंकि हम सभी जानते हैं लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। n है यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट, r है यहां पर रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यहां पर डी ब्रोगली इक्वेशन से जुड़ी हुई थ्योरी समाप्त हो गई। एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन शेल नंबर 4 में 4 वेव बनाएगा, 25 होंगे तो हर इलेक्ट्रॉन कितने बनाएगा, 4 ही तो बनाएगा। दिमाग वहां लगाइए जहां पर लगाने की आवश्यकता है, अतिरिक्त दिमाग का उपयोग करेंगे तो कष्ट होने लगेगा, है ना, दर्द भी हो सकता है सिर में, उससे बचना है हमको। अब ये डी ब्रोगली मैंने यहां पर कर दिया समाप्त। एक बार आपको बता देता हूं पूरी स्लाइड्स, जिससे आपका कष्ट दूर हो जाएगा। चलिए दिस इज अवर स्लाइड नंबर 1, डी ब्रोगली इक्वेशन, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव लाइक बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव। पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वेव नेचर को जस्टिफाई करेगा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। स्लाइड नंबर 2, आइंस्टीन इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जो बताती है पार्टिकल नेचर। प्लैंक्स इक्वेशन है E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, जो हमें बताता है वेव नेचर। हमने दोनों ही एनर्जीज को इक्वेट कर दिया, तो हमारे पास आया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m डॉट c इज इक्वल टू h अपॉन m डॉट v इज इक्वल टू h अपॉन p। यहाँ पर p है मोमेंटम, m है मास, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। केवल किसके लिए यूज करेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। देखिए ये आ गई थी इसकी। Lambda is the de Broglie wavelength, m is the mass of body in kilogram, c is the velocity of light having value 3 into 10 raised to power 8 meter per second for subatomic particles. V is the velocity in meter per second, p is mv is equal to momentum. लैम्डा मैंने यहां लिखा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा,
मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। केस 1 कि अगर पार्टिकल का मास m है और वो काइनेटिक एनर्जी ke के साथ मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हम सभी जानते हैं 1/2mv² के इक्वल होता है। हमने जब इसे फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास mv की वैल्यू आई √2m काइनेटिक एनर्जी, वो वैल्यू हमने डी ब्रोगली इक्वेशन में पुट की और हमारे पास फॉर्मूला आया लैम्डा इज इक्वल टू h/mv इज इक्वल टू h/√2mev। Case 2, if a charged particle having charge q is moving from rest with potential difference v volt, then kinetic energy is qv। आपको ये बात याद रखनी है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। फिर हमने ये सब रिलेशन निकाले, दो रिलेशन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। For electron and for alpha particle, V is the potential difference, capital V is the potential difference, inversely proportional। ये मैंने आपको बताया नंबर ऑफ वेव्स कितनी प्रोड्यूस होंगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट के बराबर। यहां से हमने बताया कि 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। चलिए अब जरा प्रश्न हल किए जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन शेल नंबर 4। आपको बताया है नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ शेल इन विच इट मूव। मतलब आंसर क्या हो गया इसका? मुझे लगता है कि इस प्रश्न में किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। इज इट ओके? क्या ये प्रश्न सभी को क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 है। सोचिए जरा, बोहर रेडियस a0 जैसा मैंने आपको बताया। सोचिए, दिमाग लगाइए, मैं फिर सॉल्व कर बताऊंगा। सृष्टि का शायद सही है, सृष्टि का शायद सही है। फर्स्ट क्वेश्चन में राजा कुछ नहीं किया, लास्ट स्लाइड यूज की। नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। चलिए देखें जरा क्या किया हमने। हमसे पूछा गया है फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 आयन। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम +3 आयन, मतलब n की वैल्यू उन्होंने मुझे दी है 4। एलिमेंट है मेरे पास बेरिलियम +3, जिसके Z की वैल्यू होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा। 2πr का फॉर्मूला क्या है? 0.529n² इज इक्वल टू n लैम्डा। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 4। सो 2π 0.529 को हम a0 लिख सकते हैं, बोला भी गया है। n की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर, z की वैल्यू है 4, n की वैल्यू है 4 इंटू लैम्डा। इससे ये कैंसिल,
इससे ये कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ए नॉट। Is there is any doubt in the question? Clear? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. A wavelength associated with a gold ball weighing 200 gram and moving at a speed of 5 meter per hour is of the order. आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है, आपको बताना है किस ऑर्डर में आएगा। बेटे हमने बोहर में पढ़ा था पार्टिकल नेचर। Option number 1 is 10 raised to power minus 1. B is 10 raised to power minus 20. C is 10 raised to power minus 30. And 4 is 10 raised to power minus 40. यहां एक बात जो आप सभी को समझनी होगी कि हमें जो मास यहां पर दिया है, हमें जो वेलोसिटी यहां पर दी है, वो वेलोसिटी है 5 मीटर पर आवर। 5 मीटर पर आवर, आपको उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं? हाउ मेनी सेकंड मेक्स एन आवर? 3600। बहुत बढ़िया। इसे जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 30। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, देखो कैसे करते हो राजा। लैम्डा इज इक्वल टू क्या है बेटे? लैम्डा इज इक्वल टू है H अपॉन M इंटू V। आपको जो मास दिया है वो दिया है 200 ग्राम, आपको उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। 200 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 किलोग्राम। आपको वेलोसिटी कितनी दी है? 5 मीटर पर आवर। कन्वर्ट करेंगे ना बेटा इसको, 5 अपॉन मीटर पर सेकेंड। H की वैल्यू जानते हो, जूल सेकेंड। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमारे सामने कॉपी और हाथ में पेन होना चाहिए। सॉल्व कर देखना चाहिए। मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन या बोर्ड पर सॉल्व कर बताता हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर सॉल्व कर बताता हूं। तो क्यों बताता हूं? वजह यही है कि मैं क्वेश्चन आपसे बनवा पाऊं। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए।
क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है बेटे? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि दी डी ब्रॉगली, सॉरी, विच पार्टिकल अमंग द फॉलोइंग, विच पार्टिकल अमंग द फॉलोइंग will have the smallest de Broglie wavelength, smallest de Broglie wavelength. आपको मैंने बताया था lambda is inversely proportional to mass, lambda is inversely proportional to mass, जिसका मास ज्यादा, बेटा जो ए पार्टिकल यहां पे लिखा हुआ है दैट रिप्रेजेंट अल्फा पार्टिकल, ए पार्टिकल रिप्रेजेंट अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, जल्दी से बता दो। आंसर होगा अल्फा पार्टिकल, आंसर होगा अल्फा पार्टिकल। हमने लिखवाया था लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यहां मैंने आपको बताया था डेट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए वेवलेंथ कम होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए वेवलेंथ कम होगी। चलिए अगला प्रश्न, मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अब देखते से ही सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से ही सॉल्व कर देंगे। वेरी गुड। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखवाया है, इट इज 12.3 अपॉन रूट ओवर v, इट इज 12.3 अपॉन रूट ओवर v, सो दिस इज अवर आंसर। चलिए मुझे बताइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से झटपट, जल्दी से झटपट।
देखते हैं। एक वेवलेंथ दे रखा है, सॉरी एक पोटेंशियल दे रखा है 50 वोल्ट और एक दे रखा है 200 वोल्ट। 50 वोल्ट और दूसरा कितना दे रखा है 200 वोल्ट। बेटा मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोगों को बताया है कि लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू रूट ओवर V2 अपॉन V1। लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू रूट ओवर V2 अपॉन V1। मुझे लगता है बड़ी आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज 2:1 और 1:2। जल्दी से बताओ। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंतजार कर रहा है। एन अल्फा पार्टिकल, ए पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल पढ़ा जाए, ए पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल पढ़ा जाए, है आसान। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से। आप ही लोग कर रहे हैं, देख लीजिए क्वेश्चन। मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले बता चुका हूं, आप कर रहे हैं, आप ही का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आप ही को मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे किया बेटा? ये सोल्यूशन लिखा है उसका, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू रूट ओवर m2 अपॉन m1। क्वेश्चन नंबर 7 समझ नहीं आया, स्तुति लिखवाया है कि अगर अल्फा पार्टिकल है, पोटेंशियल डिफरेंस v से मूव कर रहा है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है बेटे 0.101 अपॉन रूट ओवर v। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट कर कर बताइए। Kinetic energy of the electron is 4.55 into 10 raised to power minus 25 joule. Its de Broglie wavelength is। क्षितिज का बिल्कुल सही आया है। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास भी अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा तो फिर हमारा पढ़ना बेकार है। पहले ही क्लास में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, चार्ज, ये सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। लैम्डा 1 कहाँ है क्वेश्चन में? दिव्य मोदी बिल्कुल सही है। भाई हमारे पास फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी। h की वैल्यू मुझे पता है, इलेक्ट्रॉन का मास मुझे पता है, काइनेटिक एनर्जी मुझे दे रखी है 4.55 इंटू 10 रेज टू पावर कहां गया -25, 10 रेज टू पावर -25। ये वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू
6.6 into 10 raised to power minus 34 upon 9.1 into 10 raised to power minus 31 into 4.55 into 10 raised to power minus 25. जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास लेमडा अप्रोक्सीमेटली 7200 एंगस्ट्रॉम आएगा। लेमडा आएगा मीटर्स में और आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगस्ट्रॉम। बेटा सॉल्व कैसे करें? 9 टू जा कितना होता है 18 इंटू 4.55 लगभग 81 आ जाएगा बेटे। तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ गई 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34। सॉल्व जैसे करते हैं बेटे वैसे ही करना पड़ेगा। 81 आ गया तो उसका रूट आ गया 9 अप्रोक्सीमेटली। ये माइनस 31 माइनस 25 हो गया ये 56। तो ये आ गया 10 रेज टू पावर माइनस 28। बेटा ऐसे तो मुझे लगता है अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब आ गया समझ में? हाँ तो बेटा ये आपका मीटर में आया ना जयदीप, आपका आंसर मीटर में आया है। आपको अब उसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटे। हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर्स। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न। नाइन्थ तो सीधा सीधा रिलेशन है। आर्यन बेटा पेन चलाना पड़ेगा, कॉपी पर चलाओगे तो समझ में आ जाएगा। जितनी देर में आप टाइप कर रहे हो उतनी देर में सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सीधे सीधे समझ लो। आपके पास क्या है, आपके पास है इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है वेलोसिटी x से मीटर पर सेकेंड। वो बोल रहा है फॉर अ प्रोटॉन टू हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बोल दिया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, दोनों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ है सेम, बराबर। तो बोल रहा है कि बताइए प्रोटॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। बेटा एक चीज आपको सिर्फ याद रखनी है, क्या है वो मैं बता देता हूं। लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। लेमडा 1 मतलब इलेक्ट्रॉन और 2 मतलब प्रोटॉन इज इक्वल टू एम पी वीपी अपॉन एम ई वीई। यहां पर P रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन को और E रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अब उन्होंने हमसे बोल दिया है कि दोनों के वेवलेंथ बराबर हैं, दोनों के वेवलेंथ बराबर हैं। तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1। बोला है दोनों के वेवलेंथ बराबर हैं, इसका अर्थ हो गया कि लेमडा 2 यानी कि लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लेमडा ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल आ गया बेटे। तो 1 इज इक्वल टू एम पी अपॉन एम ई इंटू वीपी मुझे बताना है, वीई मुझे दिया है। अब एम पी अपॉन एम ई अप्रोक्सीमेटली 1836 होता है। जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे आंसर चीख चीख के कहेगा भैया मैं आ गया, भैया मैं आ गया, भैया मैं आ गया। प्रश्न आसान है, समझ में आ गया है। सॉरी चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, मजा आ जाएगा, अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व भी कर दिया और बिल्कुल सही आंसर भी है। इसका अर्थ यह है कि उनके समझ में आ गया है। क्यारा किसका सॉल्यूशन दिखाऊं? प्लीज शो इट सॉल्यूशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम कर रहे हैं। तुषार ने सही किया है। हाँ रिया, यू आर करेक्ट। तनुश्री गलत हो गया बेटे। ऑप्शन नंबर सी समझ लेते हैं। अभी तक मैंने 1 से लेकर 9 तक प्रश्न आपको बताए और उन सभी के सॉल्यूशंस भी मैं आपको साथ साथ कराता जा रहा हूं। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर होगा। इन्होंने बोला है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज m, वेरी गुड। चार्ज इज e, बहुत बढ़िया। एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, वेरी गुड। द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन विल बी, कुछ भी नहीं करना है। हमें पता है कि लेमडा इज इक्वल टू होता है h अपॉन एम वी, और चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो होता है h अपॉन रूट ओवर 2m q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे पास है q बराबर e, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उन्होंने हमें चार्ज e दे रखा है। तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास आया h अपॉन एम वी इज इक्वल टू h अपॉन रूट ओवर 2m e v। h से ये h हो गया कैंसिल। मेरे पास आया एम वी इज इक्वल टू रूट ओवर 2m e v। वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आया रूट ओवर 2m e कैपिटल V अपॉन स्मॉल m। अब अगर इस स्मॉल m को, अगर इस स्मॉल m को रूट के अंदर लेना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। 2m e v अपॉन m स्क्वायर, m से ये स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया? 2ev अपॉन m रूट, 2ev अपॉन m रूट, दिस इज द आंसर, 2ev अपॉन m रूट। तो चार क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी। चलिए डी ब्रोगली इक्वेशन का आखिरी क्वेश्चन, डी ब्रोगली इक्वेशन का आखिरी क्वेश्चन, और वो है क्वेश्चन नंबर 11। In hydrogen atom, if x is the radius of first Bohr orbit, then de Broglie wavelength of an electron is in third orbit. X is the radius of first Bohr orbit, then find out the de Broglie wavelength of an electron in third orbit. In third orbit, we know that
2 पाई r is equal to n lambda. 2 पाई r 0.529 n square upon z is equal to n lambda. n is equal to 3 क्वेश्चन में दे रखा है। n is equal to 3 क्वेश्चन में दे रखा है। 0.529 को x मानना है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये आ गया 2 पाई x, ये हो गया 3 का स्क्वायर, z की वैल्यू हो गई 1। हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा है। 3 से ये स्क्वायर कैंसिल, तो लैम्डा बराबर आ गया 6 पाई x। लैम्डा बराबर आ गया 6 पाई x। चलिए, तो ये जो क्वेश्चंस थे बेटे, ये मैंने सारे क्वेश्चन आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर बताए। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया, यहाँ पर सारे क्वेश्चन आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 मुझसे कहा जा रहा है कि समझ में नहीं आया है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो x मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वेलोसिटी मुझे निकालनी है। तो बेटा हम अगर पेन नहीं चला सकते हैं तो फिर कुछ भी नहीं होगा। मैंने आपको बताया लैम्डा बराबर क्या होता है, h अपॉन एम वी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, तो मेरे पास है लैम्डा ई और मेरे पास है लैम्डा पी। ई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन को। एम पी वी पी अपॉन एम ई वीई लिख सकता हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब उन्होंने हमसे कहा है कि दोनों के वेवलेंथ सेम है, दोनों के वेवलेंथ सेम है, तो लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी इज इक्वल टू 1 हो गया। मुबारका, आपसे पूछ रहा हूं प्रश्न। लैम्डा ई अपॉन लैम्डा पी क्या हो गया, 1। तो ये रख दिया मैंने 1। एम पी अपॉन एम ई, वीपी मुझे निकालना है, वीई दे रखा है एक्स। मैंने आपको बताया कि एम पी अपॉन एम ई लगभग 1836 होता है, जिसे आप अप्रोक्सीमेटली 1840 लिख सकते हो। तो आपके पास आया 1 इज इक्वल टू 1840 अपॉन एक्स इंटू वीपी। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन बराबर आया x अपॉन 1840। ये हो गए हैं आपके सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 तो यार एक्सप्लेन किया था अभी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी होता है, h अपॉन रूट ओवर 2m क्यू वी होगा, लिखवाया था। अब उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, तो Q की जगह पर E रख दो, दोनों को इक्वेट कर दो। चलिए, तो ये बात हो गई भैया डी ब्रॉगली की, और हमने डी ब्रॉगली के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर। अब हम आज कुछ नहीं पढ़ रहे हैं जी। आज वैसे मैं सोच रहा था कि मैं आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाता,
लेकिन क्वेश्चन होते 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 समय निकल गया। अब मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूं कि हमने आज जो 11 प्रश्न किए डी ब्रोगली इक्वेशन के, क्या वो आपके समझ में आ गए? बहुत बढ़िया। बहुत सारे विद्यार्थियों के सारे क्वेश्चन भी सही थे, बहुत सारे विद्यार्थियों के सारे क्वेश्चन सही थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। एक बार प्रयास करेंगे ये क्वेश्चन भी आप तक आज पहुंच जाएंगे। प्रयास करेंगे तो ही हम सफल हो सकते हैं, प्रयास करेंगे तो ही हम सफल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैं सॉल्व करा चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले ही कक्षा में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। मैंने बार बार आपसे एक ही चीज बोली, बार बार मैंने आपसे एक ही चीज बोली है बेटे, कि अगर आप क्लास में सिंसियरली बैठोगे, अगर आप क्लास में सिंसियरली बैठोगे तो यकीन मानना जितने क्वेश्चन मैं बोर्ड पर आपको कराऊंगा वो सब आपके समझ में। लेकिन आप सिंसियरली बैठ नहीं पाते हो, मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिंसियरली नहीं बैठते हैं। तो आप उस चीज को सुधारेंगे तो चीजें आपके समझ में आएंगी, चीजें 100% समझ में आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टेस्ट में मार्क्स आएंगे, आपको मजा आने लगेगा। अगली क्लास में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे और साथ साथ क्वांटम नंबर्स की चर्चा करेंगे, क्वांटम नंबर्स की चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। क्योंकि क्वेश्चन में दिया था 0.53 को x मानना है, क्वेश्चन तो पढ़ो बेटे। थैंक यू सो मच।